नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स एंड इल्यूमिनेंस, और उनके जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं, तो ये हमें बताने हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट और इल्यूमिनेंस की यूनिट। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जैसा कि इसका नाम है उसी तरह की इसकी यूनिट है। जैसे ल्यूमिनस है तो इसकी यूनिट होगी ल्यूमेन और इसको हम LM से डिनोट करेंगे। और जो इल्यूमिनेंस है इसकी यूनिट होगी लक्स, इसको हम LX से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मैनी जूल्स। एक BTU क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये कितने जूल्स के बराबर होती है? तो ये होती है हमारी 1055 जूल्स के बराबर। इतने जूल के बराबर ये लगभग होती है। पॉइंट में भी होता है 0.0 इस तरह से आगे, लेकिन हम इतने के बराबर इसको ले लेते हैं, 1055 जूल्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डेराइव डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमने फार्मूला भी पढ़ रखा है, V = IR। इसी तरह से रेजिस्टेंस वहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, EMF बाई करंट, यही आएगा। अब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है तो वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमने EMF का जो फार्मूला था वो देख लिया था। वो क्या था हमारे पास, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ML का स्क्वायर, यही था। और यहाँ पर क्या था, I की -1 और T की क्या था, -3, यही था। ये फार्मूला था EMF का, डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला था। यहाँ पे डिवाइड में करंट है तो डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। अब यहाँ पर देखिए I की -1 है, नीचे I है, तो ऊपर जाकर वो क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो M रह गया। यहाँ पर ये L का स्क्वायर जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। ये I की -1 है, नीचे I है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, I की -2, तो I की -2 बन गया। और ये T की -3 जो है वो इसी तरह से रहेगा, तो T की -3। तो ये जो है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है EMF बाई करंट के बराबर होगा, तो यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंटली डिफॉर्मेशन इन ए मटेरियल। अब कोई मटेरियल है, अगर आप उसके ऊपर लोड लगाते हैं और उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी तार को आप खींच रहे हैं और खींचने के बाद अगर लोड को हटाते हैं तो वो तार उतनी ही रहती है। तो यही ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं और वो वहीं पर रह जाती है, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो यानी कि वो प्लास्टिक बॉडी है एक तरह से, तो प्लास्टिसिटी हम उसको बोलेंगे कि वो एक परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है। अगर वो वापस चली जाती है अपनी जगह पर, ओरिजिनल जगह पर जहाँ से आई है, यानी कि लोड हमने हटाया और अपनी पोजीशन पर पहुंच गई, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। यहाँ पर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल। अब जैसे हमने प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को पढ़ा, इसी तरह से यही जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है अगर बहुत ही स्लो रेट पर हो, बहुत ही कम रेट पर हो, अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, और उसके ऊपर कांस्टेंट स्ट्रेस जो है अप्लाइड है लंबे समय में, तो उसके अंदर जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इस तरह की जो स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं क्रीप। ये याद रखना है, क्रीप इसको बोलते हैं कि बहुत ही लंबे समय में स्लोली डिफॉर्मेशन हो किसी भी चीज़ का, तो स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम उसको बोलेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट स्ट्रेस में है। तो क्रीप प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल। अब इंसुलेटिंग कैपेसिटी जो है मटेरियल की अगेंस्ट हाई वोल्टेज के अगेंस्ट जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि इंसुलेटिंग कैपेसिटी जो है मटेरियल की अगेंस्ट हाई वोल्टेज, वो होती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमने डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के बारे में पहले पढ़ा था कि वो किस तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? अब कंडक्टर हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, लेकिन वहाँ पर उनको रेजिस्टेंस मिलता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है किसी कंडक्टर से। सुपर कंडक्टर क्या है? जैसा कि इसका नाम बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, फ्रीली पास होने देता है, कंप्लीटली पास होने देता है। और ये ऐसा
कब कर पाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है देता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को, या कहें कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस देता है इलेक्ट्रिसिटी को जब वो पास करती है। तो इस तरह के कंडक्टर जो होते हैं उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और सुपर कंडक्टर कब बनते हैं, काफ़ी लो टेम्परेचर पर ये बनते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पर ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम डैश मटेरियल। अब हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट हैं वो किस से बनाए जाते हैं, इन तीनों में से अगर हम बात करें तो वो बनाए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, क्योंकि जब हम इनको मैग्नेटाइज करते हैं तो ये अपनी जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, जब हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हटाते भी हैं तो इनके अंदर जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी रहती हैं। ऐसा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में देखने को नहीं मिलता। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए। अभी इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन अ मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखिए, जितनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगी, यानी कि दोनों प्रोपोर्शनल होती हैं, कैसे भी कह लें। जितनी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर जो रेशो होता है इनका, फ्लक्स डेंसिटी B/H आप इसको कह लीजिए टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्रेजुअल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक। आपने ये डेफिनेशन सुनी होगी, ध्यान से देखिए। ग्रेजुअली केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन ए मेटल बाय इट्स सराउंडिंग so that metal is converted into oxide, hydroxide, salt और some other compound। उसको हम क्या बोलते हैं, आपने डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखा होगा, इसको हम कोरोजन बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। कि ग्रेजुअली जो है सराउंडिंग के अंदर, जैसे वाटर वेपर हो गए, एयर हो गए, जैसे लोहा उनके कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ पर जंग लगता है, यानी कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या साल्ट या फिर कोई अदर कंपाउंड बनता है, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो ये हमने लिए कुछ क्वेश्चंस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।